नमस्कार दोस्तों, गौरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। शाम के 7 बज गए थे, लेकिन सुशीला जी का दिल फिर भी यह मानने को तैयार नहीं था कि उसका बेटा उसे छोड़कर जा सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दिल पर दिमाग हावी होता जा रहा था। अपने पति के जाने के बाद उसने घर बेटे के नाम कर दिया, तो क्या गलत किया? उसी का तो घर है, लेकिन उसकी माँ उसके लिए कब पराई होगी उसे पता ही नहीं चला। किसी दूसरे घर की बेटी को क्या दोष दूं, जब अपना लड़का ही माँ को बोझ समझ ले। किस्मत से थकी हारी सुशीला जी को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। पुलिस वालों ने अपने लिए चाय मंगवाई और एक कप चाय सुशीला जी को भी दी। तभी एक नवयुवक आया। पुलिस वाले उसे मोहन नाम से बुला रहे थे। आज तक कोई बेटा अपनी माँ बाप को छोड़कर गया है क्या? पुलिस वालों ने सुशीला जी की ओर इशारा करते हुए कहा। तो वह नवयुवक बोला, अम्मा, आप परेशान न हो, मेरा नाम मोहन है। मैं आश्रय नाम से बुजुर्ग लोगों के लिए घर चला रहा हूँ। आप वहां चल सकती हैं। धन्यवाद बेटा, लेकिन जब मेरे बेटे ने ही मुझे पराया कर दिया, तो अब तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। बूढ़ों को बोझ समझने वाले यह क्यों नहीं सोचते कि वह कोई अमर बेल खाकर नहीं आए, वह भी तो कभी बूढ़े होंगे। अम्मा, आप मुझ पर बोझ नहीं हो। सरकार की तरफ से मुझे मदद मिलती है। आप मेरे साथ चलो, आपकी उम्र के बहुत मिलेंगे वहां पर। नहीं बेटा, बूढ़ी जरूर हूं, पर मजबूर नहीं। अम्मा, तो फिर तुम कहाँ जाओगी? जहां मुझे मेरे भगवान ले जाएंगे। तो पुलिस वाले ने कहा, अम्मा, ऐसे तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। घर या किसी रिश्तेदार का पता बता दोगी तो तुम्हें वहां छुड़वा देंगे, नहीं तो फिर आपको मोहन के साथ ही जाना पड़ेगा। जब बेटे ने ही अपनी माँ को इस हालत में अकेला छोड़ दिया, तो किन रिश्तेदारों का नाम बताऊं? सुशीला जी ने मन में सोचा और फिर बोली, बेटा, मेरी एक बहन है, उसका पता जैसे ही याद आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। सुशीला जी ने झूठ बोल दिया। अगर सच बोलती तो उसे मोहन के साथ जाना पड़ता, और स्वाभिमानी सुशीला जी को यह मंजूर नहीं था कि किसी की दया पर जिए। उनकी साड़ी के पल्लू में कुल 100 रुपए बंधे थे। उसने 10 रुपए निकाल कर मोहन को दिए और कहा, बेटे, मेरे लिए खाने के लिए कुछ ले आओ। शायद खाकर थोड़ा दिमाग चले और मैं अपनी बहन के घर का पता याद कर पाऊं। तो मोहन कुछ ही देर में सब्जी पूड़ी ले आया। सुशीला जी ने खाने के बाद कहा, बेटा, मुझे सोच के लिए जाना है। मोहन पुलिस वालों को बोलकर उन्हें एक टॉयलेट के पास ले गया। लाइन लगी थी तो सुशीला जी ने मोहन से कहा, बेटा, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, तू कब तक खड़ा रहेगा? मैं आ जाऊंगी। नहीं माँ जी, तुम इस भीड़ में कहीं खो जाओगी। मैं उधर बैठ जाता हूँ, तुम वहां आ जाना। ठीक है बेटा। मोहन कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया। लाइन काफी लंबी थी। वह अपने मोबाइल से किसी से बातें करने लगा। आधे घंटे बाद मोहन वहां पहुंचा, लेकिन सुशीला जी वहां नहीं थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि वह काफी समय पहले यहाँ से चली गई। तो मोहन ने कैंप की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। कैंप पहुंचने पर देखा कि वहां भी नहीं है। फिर उसने पुलिस वालों को सारी बात बताई। इतनी भीड़ में सुशीला जी को ढूंढना आसान नहीं था। सुशीला जी बस कदम बढ़ाए जा रही थी। कहाँ किस ओर जाना है यह तो उसे पता नहीं था। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे दिमाग में उसकी यादें पीछे कदम बढ़ा रही थी। उसे आज भी अपने बेटे रमेश की छवि याद थी। जब पहली बार उसके मुंह से माँ शब्द निकला था, तो वह निहाल हो गई थी। कैसे उसने उसे चलना सिखाया, फिर दौड़ना और पढ़ना। सोचते हुए सुशीला जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। जो यादें उसे कभी सुख का अनुभव कराती थी, आज वही उसे पीड़ा दे रही थी। मेरा रमेश इतना बड़ा हो गया कि अब उसे अपनी माँ की जरूरत ही नहीं रही। अपने अतीत और वर्तमान में उलझी हुई सुशीला जी भीड़ भाड़ से काफी दूर निकल आई थी। अब पैर भी साथ नहीं दे रहे थे। सड़क के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था। वह उस पर जाकर बैठ गई और धीरे धीरे गुनगुनाने लगी।
यह पत्थर भी थके हारे लोगों को कितना सुकून देता है। फिर भी पता नहीं क्यों यह लोग इंसान को पत्थर दिल बोलते हैं। करीब 10 मिनट सुस्ताने के बाद सुशीला जी फिर अनजानी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने लगी। रात के करीब 8 बज रहे थे। उसे कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी, तो अपने आप ही सुशीला जी के कदम उस ओर बढ़ चले। अब मेरे प्रभु ही मेरी नैया पार लगाएंगे। इस दृढ़ निश्चय ने उन्हें एक नई ऊर्जा से भर दिया। घंटियों का स्वर उसके हर कदम के साथ तेज होता जा रहा था। वह भी मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद ग्रहण करके उसने मंदिर में लगे नल से पानी पिया और मंदिर परिसर में बनी बेंच पर जाकर बैठ गई। लोगों की भीड़ भाड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। बहुत थके होने के कारण सुशीला जी की आंख लग गई। अम्मा किसके साथ आई हो? मंदिर के पुजारी ने सुशीला जी से पूछा, तो सुशीला जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। घर कहाँ है तुम्हारा? घर नहीं है, उसने धीरे से कहा। तो पंडित जी बोले, अम्मा जी, आप ऐसे यहाँ नहीं रह सकती। तो सुशीला जी ने कहा, अब परेशान न हो पंडित जी, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। तो पंडित जी वहाँ से चले गए और जब सुबह आई तो देखा बेंच खाली थी। सुशीला जी पहले ही जा चुकी थी। वह कमजोर जरूर थी, लेकिन उनकी बूढ़ी हड्डियों में आज भी खुददारी जिंदा थी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से 10 का नोट निकालकर एक चाय वाले को दिया, जो साइकिल पर चाय बेच रहा था। सड़क पर कम ही लोग थे। अम्मा, चाय के साथ बिस्किट भी दूं क्या? कितने का है? 5 की चाय और 5 का बिस्किट। ठीक है बेटा, दे दो। चाय लेकर सुशीला जी कोई साफ सुथरी जगह देखने लगी, जहां बैठकर वो चाय के साथ बिस्किट खा सके। शायद चाय वाला समझ गया था कि वह क्या देख रही है। उसने कहा, अम्मा, 10 कदम की दूरी पर एक बगीचा है, वहां बैठकर आराम से चाय पीना। बोलो तो मैं वहां छोड़ दूं? बेटे ने पहले ही छोड़ दिया, अब तुम मत छोड़ो। सुशीला जी बुदबुदाई। नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी। भगवान तुम्हें खुश रखे। आशीर्वाद देते हुए सुशीला जी अपनी चाय का कप लिए बगीचे में पहुंची और एक खाली पड़ी बेंच पर बैठकर चाय पीने लगी। चाय पीने के बाद वह लोगों को देखने लगी। सब कानों में ईयरफोन डाले चल रहे थे, तो कोई दौड़ रहा था, लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। गांव में तो एक दूसरे से राम राम कहे बिना कोई नहीं जाता। हालचाल तो पूछ ही लेते हैं। यह शहर के लोग कितने बदल गए हैं। सुशीला जी मन ही मन बुदबुदाई। धीरे धीरे पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की भीड़ कम होने लगी, तो सुशीला जी सोचने लगी कि अब वह कहाँ जाए। कोई मंजिल होती तो दूसरों की तरह वह भी उस ओर चल देती। कुछ सोचकर वह उठी, सूर्य देवता को नमस्कार किया और अपनी मंजिल किस्मत पर छोड़कर बस कदम बढ़ाने लगी। दिमाग में बस यही चल रहा था, इन रुपयों के खत्म होने से पहले कुछ काम ढूंढना है, पर कैसे और क्या काम, यह सब उसे समझ में नहीं आ रहा था। बस शांत मन से अपने कदम बढ़ाती जा रही और अपने पोते आरव को याद करने लगी। 14 साल का हो गया, लेकिन अब भी मुझसे जब तक कोई कहानी नहीं सुन लेता तो सोता नहीं था। वह अपने बाप को अकेला आते देखेगा तो उस पर क्या बीतेगी। रमेश क्या कहेगा उसे? क्या यह कह पाएगा कि वह अपनी माँ को मेले में छोड़ आया है? रमेश ने जो मेरे साथ किया, क्या उसने सपने में भी सोचा कि भविष्य में उसका बेटा आरव भी उसके साथ ऐसा कर सकता है? लेकिन इतना सब सोचा होता तो शायद वह ऐसा करता ही नहीं। खैर, जैसे प्रभु की इच्छा। जरूर उन्होंने मेरे लिए कुछ अलग सोच रखा है। चलते चलते सुशीला जी न जाने क्या क्या सोच रही थी। तभी उन्होंने देखा कि कई बच्चे एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे, तो सुशीला जी वहीं खड़ी होकर बच्चों को निहारने लगी। बच्चों की तेज आवाज से सुशीला जी का ध्यान उनकी तरफ खिंचता चला गया। कुछ बच्चे एक टपरी जैसी कच्ची दुकान पर खड़े थे और उस चाय वाले से कह रहे थे, क्या राठी जी, कितना इंतजार करवाओगे पराठे के लिए? 10 मिनट से तो खड़े हैं। बस बेटा, विक्रम आने वाला होगा। उस हरामखोर को भी धंधे के वक्त उलझुल काम याद आते हैं। 2 मिनट कहकर गया था, अब तक नहीं आया।
इस बार तो काम से निकाल दूंगा। मेरे गांव का है, वरना कब का नौकरी से निकाल दिया होता। उनकी बात सुनकर सुशीला जी उस दुकान वाले के पास गई और बोली, आप कहें तो मैं पराठा बना दूं इन बच्चों के लिए। अरे आप क्यों बनवाएंगी? उस दुकान वाले ने कहा। तो सुशीला जी बोली, इन बच्चों को खिलाकर अच्छा लगेगा मुझे। चिंता मत करो, पराठे बनाने के पैसे नहीं लूंगी तुमसे। सुशीला जी ने लिए 4-5 पराठे बनाने को मामूली सा काम था। जिंदगी भर खाना ही तो बनाया था और उनके हाथ का स्वाद ऐसा था कि पूरे परिवार में उनकी तारीफ होती थी। उन्होंने पराठे बनाकर बच्चों को खिलाए। आज के पराठे बच्चों को कुछ अलग ही मजा दे रहे थे। वाह क्या पराठे बनाए हैं अम्मा जी, मजा ही आ गया। हर रोज राठी जी को लड़कों की बातें सुननी पड़ती थी। कभी पराठा कच्चा है तो कभी जला हुआ। आज बच्चों के मुंह से तारीफ सुनकर उनका सीना चौड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद विक्रम भी आ गया और आते ही बोला, यह क्या? मैं गया और किसी और को काम पर रख लिया। यह तुमने सही नहीं किया। बिना पूरी बात सुने विक्रम बिगड़ गया तो राठी जी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने कहा, हाँ रख लिया, मेरी दुकान है और मेरी मर्जी, तू साले क्या करेगा? मेरे गांव का नहीं होता तो तुझे कब का बाहर निकाल दिया होता। अरे क्यों लड़ रहे हो बेटा, किसी ने तुम्हारी नौकरी नहीं ली। मैं चली, तुम करो अपनी नौकरी। इतना कहकर सुशीला जी जैसे ही जाने लगी तो राठी जी ने उनको रोकते हुए कहा, अम्मा तुम काम करोगी? बेटा काम तो मुझे चाहिए, लेकिन किसी का काम छीन कर नहीं। सुशीला जी ने कहा। तो राठी जी बोले, काम का क्या लोगी अम्मा? तो सुशीला जी बोली, जितने मैं स्वाभिमान से जी सकूं। तुम्हारा घर कहाँ है? जब से घर छोड़ा है तब से पूरा संसार ही मेरा घर है बेटा। सुशीला जी की बात सुनकर राठी जी ने कहा, अम्मा तुम यहाँ काम करो, रात में यहीं सो सकती हो। गद्दे का इंतजाम मैं कर दूंगा, महीने का 5,000 दूंगा, रहना खाना मुफ्त। और हाँ विक्रम, तुझे मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ। तो अम्मा की मदद करेगा, पराठे वो बनाएगी, सब्जी बाजार से लाना, उबालना, मसाला बनाना और आटा गूंदना तेरे जिम्मे में है, और पराठा बनाना अम्मा की। समझ आई बात? राठी जी की बात सुनकर बेमन से विक्रम ने हाँ कर दिया, जैसे किसी ने उससे उसकी गद्दी छीन ली हो। आज अम्मा के पराठे की तारीफ शायद कॉलेज में ज्यादा ही हो गई थी। लेक्चर के बाद काफी लड़के पराठा खाने आने लगे। अम्मा ने जो काम शुरू किया तो फिर दोपहर 3 बजे जाकर ही उन्हें आराम मिलता। आज राठी जी बहुत खुश हुए। पूरे दिन की आमदनी कुछ ही घंटों में निकल आई। अम्मा अब तुम भी कुछ खा लो। सुशीला जी ने कुछ और पराठे बनाकर विक्रम और राठी जी को भी खाने को दिए और फिर खुद भी खाने बैठ गई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह कभी खुद भी कमाएगी। अपनी कमाई की रोटी खाना कितना सुकून देता है, आज उन्हें पता चल रहा था। राठी जी ने शाम को एक गद्दे का इंतजाम कर दिया ताकि सुशीला जी दुकान में ही सो सकें, और शाम को 8 बजे राठी जी और विक्रम अपने अपने घर के लिए निकल गए। अब सुशीला जी अकेली रह गई। इंसान जब अकेला होता है तो उसे अपनी यादें अपनी ओर खींच ही लेती है। सुशीला जी भी उन यादों में खींची चली जा रही थी। कहते हैं मूल से ज्यादा प्यारा होता है ब्याज। उन्हें अपने पोते आरव की बहुत याद सता रही थी। यही वह समय होता जब वह सुशीला जी से कहता, आज कोई नई कहानी सुनाओ ना, और अपने स्कूल की सारी दिनचर्या बताता। किससे झगड़ा किया, किस टीचर ने तारीफ की, तो किसने आज क्लास के बाहर खड़ा किया। सुशीला जी अपने पोते आरव की खास दोस्त थी, जिनसे वह कुछ नहीं छुपाता था। गद्दे पर लेटी हुई सुशीला जी अपने पोते को याद कर आंसू बहा रही थी। सोच रही थी कि आरव कैसे रह रहा होगा उनके बिना। अब तक तो रमेश घर पहुंच चुका होगा, क्या कहा होगा उसने। आरव ने मुझे मेले से खिलौने लाने को कहा था, पर ना जाने अब उसकी यह फरमाइश कब पूरी कर पाऊंगी भी या नहीं। सोचते सोचते रात में करीब 2 बज गए। सुशीला जी ने सोचा, अब थोड़ा सो लेती हूँ, फिर सुबह से मेहनत भी करनी है। नींद पूरी नहीं होगी तो काम भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सोचने से ही नींद आ जाए तो क्या बात होती। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी सुशीला जी ने आंखें बंद करके सो गई। सुबह 7 बजे जब विक्रम आया तो सुशीला जी जाग रही थी। क्या हुआ अम्मा, नई जगह पर नींद नहीं आई क्या? तो सुशीला जी मुस्कुरा दी, क्योंकि कई सवालों के जवाब नहीं होते। अम्मा मैं सब्जी ले आया हूँ, आलू उबालने के लिए चढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आटा गूंद दूंगा, और कोई काम हो तो बता देना।
सेठ से शिकायत मत करना, बहुत खिटपिट करता है वो। नहीं बेटा, मैं शिकायत क्यों करूंगी, कहते हुए सुशीला जी ने उठकर 2 कप चाय बनाई। चाय पीते हुए विक्रम ने कहा, अम्मा एक बात पूछूं, तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो, कहाँ से आई हो? तुम्हारे घर परिवार में क्या कोई नहीं? नहीं, सब है बेटा। तो तुम यहाँ क्यों हो? बस अपना वजूद ढूंढने निकली हूँ। अम्मा आपकी बातें किसी पहेली से कम नहीं। चाय बहुत बढ़िया बनाई है। चाय पीने के बाद दोनों खाने की तैयारी करने लगे। 9 बजे से बच्चों की दुकान पर चहल पहल शुरू हो गई। कल वाले बच्चे कुछ और नए बच्चों के साथ लौट आए थे। अम्मा कल जैसे ही मजेदार आलू के पराठे बना दो, तो सुशीला जी बड़े प्रेम से बच्चों के लिए पराठे बनाने लगी, जैसे घर में आए किसी मेहमान के लिए बनाती है। इस काम के रूप में सुशीला जी को जीने का सहारा मिल गया था और इन बच्चों की हंसी खुशी में वह अपना दुख भूल जाती। धीरे धीरे सुशीला जी उन बच्चों को उनके नाम से जानने लगी। सिगरेट पीते बच्चों को अब सुशीला जी बड़े अधिकार से टोक भी देती थी। बच्चे भी सुशीला जी का बड़ा सम्मान करने लगे थे, इसलिए सिगरेट कहीं और पीने के बाद ही पराठे खाने आते। राठी जी भी अपनी बढ़ती बिक्री से खुश थे। हर दिन सुशीला जी को नया सीखने को मिलता, लेकिन हर रात अब भी वह ठीक वैसी ही होती। सुशीला जी जैसे ही अकेली होती, मोह के धागे उन्हें फिर से अपनी ओर खींचने लगते। उनका तकिया रोज आंसुओं से भीग जाता। अब वह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। अपनी इन्हीं यादों के जरिए ही तो वह अपने परिवार से जुड़ी हुई थी। कई महीने हो गए थे। राठी जी का बिजनेस तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन मुनाफे के इस हिस्से को वह बांटने को तैयार नहीं थे, जिससे विक्रम अक्सर उखड़ा उखड़ा सा रहता था। अम्मा तुम बोलती क्यों नहीं? काम बढ़ गया है और सेठ तनख्वाह बढ़ाने को तैयार नहीं है। पहले बोलते थे कि आमदनी नहीं होती तो पैसे क्या खाक बढ़ाऊं, और अब जब काम अच्छा चल रहा है तो भी पैसे देने को तैयार नहीं है। बेटा मुझे आज 6 महीने हुए हैं और जितना मिल रहा है वह भी बच ही जाता है। मैं क्या बोलूं, आज तुम्हारे लिए बात करके देखती हूँ, सुशीला जी ने कहा। विक्रम ने सुशीला जी का बैंक में अकाउंट खुलवा दिया था और उसे ही अपने बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए देती। विक्रम को बहुत उदास देखकर सुशीला जी ने सोचा, वह आज जरूर मौका देखकर राठी जी से उसकी पगार के बारे में बात करेगी। राठी जी अब दुकान पर कम बैठते थे, क्योंकि सुशीला जी पर पूरा भरोसा था उन्हें। शाम 7 बजे करीब वह आते और दिन भर की कमाई में से अगले दिन का सामान लाने के लिए विक्रम को पैसे देते और निकल जाते। आज नियत समय पर राठी जी आ गए तो सुशीला जी ने उनके लिए चाय बनाई और फिर बोली, बेटा विक्रम दिन भर बहुत मेहनत करता है मेरे साथ, उसका काम भी काफी बढ़ गया है, उसकी तनख्वाह बढ़ा दो। क्या रे, अम्मा के कान भरने लगा है तू? अम्मा तुम बीच में मत पड़ो, आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई है और मुनाफा भी इतना नहीं है, आगे देखूंगा। विक्रम को कल की सब्जी लाने के लिए पैसे देकर राठी जी निकल गए। सुशीला जी को लगा था शायद उनके कहने से वह उसकी पगार बढ़ा देगा। बेचारा 2 साल से उसी तनख्वाह पर काम कर रहा था, लेकिन शायद पैसा पाकर इंसान और लोभी हो जाता है। देखा अम्मा, एक नंबर का लालची इंसान है यह। सारा पैसा बस खुद रखना चाहता है यह। गांव में माँ है, बीवी है, 2 बच्चे हैं, 7,000 में कुछ होता है क्या? बड़ी मुश्किल से महीने के आखिर में थोड़ा सा रुपया बचाकर घर भेज पाता हूँ। इस बार तो अम्मा बीमार पड़ गई तो खर्चा ज्यादा ही हो गया। गांव जाने के लिए किराए के पैसे निकालना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ और 2 महीने बाद जाऊं। बेटा पैसा चाहिए तो मुझसे ले लो, बैंक में बेकार पड़ा है, सुशीला जी ने कहा। तो विक्रम बोला, नहीं अम्मा, आपसे पैसे लेना अलग बात है और हक का पैसा अलग। 2 साल से उसी तनख्वाह पर काम कर रहा हूँ, अब यहाँ मन नहीं लगता। बेटा धैर्य रखो, आगे अच्छा होगा। अम्मा क्यों ना हम दोनों मिलकर नया धंधा लगाना शुरू करें? मेहनत तो हम दोनों की ही है ना, और मुनाफा यह खाता है, तब मेहनत भी हमारी होगी और मुनाफा भी हमारा होगा। बेटा मुश्किल में राठी जी ने हमें सहारा दिया, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। एक बार फिर से मौका देखकर तुम्हारे लिए बात करूंगी। ठीक है अम्मा, चलो अब मैं चलता हूँ, फिर कल आऊँगा। हम तो नौकर लोग हैं, देखो कब तक भगवान इस सेठ की चाकरी करवाता है। कुछ दिन और निकल गए। अब विक्रम काम पर आता तो था, पर उसका काम में मन नहीं लगता था। सुशीला जी उसका उदास चेहरा देखकर दुखी हो जाती।
वह इस बीच कई बार राठी जी से उसकी पगार बढ़ाने की सिफारिश कर चुकी थी, पर मानो उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी। सुशीला जी अपना काम उसी उत्साह से कर रही थी। बच्चों को अच्छा खाना बनाकर खिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अम्मा, एक गोभी का पराठा और बना दो ना, थोड़ा कड़क सा, सौरभ ने कहा तो सुशीला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे मालूम है तुम्हें कड़क और धीरज को मुलायम पराठे पसंद है। पराठे बनाते बनाते सुशीला जी की नजर पास खड़े एक बच्चे पर पड़ी। उसकी उम्र लगभग 15 साल की होगी। देखने में गरीब घर का बच्चा लग रहा था। पराठे की उठती महक उसके खाली पेट में शायद तरंगे पैदा कर रही थी। वह ललचाई नजरों से वहां देख रहा था। सुशीला जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, पराठा खाएगा? उसने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से कहा, पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, वहां बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। सौरभ और धीरज का पराठा बनाने के बाद सुशीला जी ने उस लड़के के लिए पराठा बना दिया। वह बच्चा शायद बहुत भूखा था। उसे गर्म पराठा मुंह में लिया ही था और उसका मुंह जल गया। बेटा, आराम से, यह लो पानी पी लो, एक पराठा और बना दूं। उसने फिर एक बार हाँ में सिर हिलाया। उसे पराठा खाते देख सुशीला जी को अपने पोते आरव की याद आ गई। इतना बड़ा हो गया, फिर भी कई बार जिद करता था, मुझे आज अपने हाथों से खिलाओ। सुशीला जी उसकी यादों में खोई ही थी कि राठी जी की कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी। इसने पराठे के पैसे दिए हैं क्या? नहीं दिए? क्यों? क्या हुआ? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। अगर आज दिन मैं नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि तुम लोगों ने यहाँ लंगर खोल रखा है। सुशीला जी को राठी की यह बातें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, बेटा, मेरी तनख्वाह से काट लेना। अच्छा, देख लिया तो तनख्वाह में से काट लेना, नहीं देखता तो मेरा पैसा ऐसे ही लुटाती। आज राठी जी की बात सुनकर सुशीला जी को महसूस हो रहा था कि नौकरी में कितनी मजबूरी होती है। गलत ना होते हुए भी सुनना पड़ता है। राठी जी कुछ और बोलते उससे पहले ही विक्रम बोल पड़ा, ठीक से बात करो उनसे, वे बहुत बड़ी हैं आपसे। राठी जी को अपने यहाँ नौकरी करने वाले की यह बात कैसे बर्दाश्त होती। वह उस पर भड़क गया। माहौल देखकर वह बच्चा आधा पराठा छोड़कर ही न जाने कहाँ चला गया। सुशीला जी को बहुत दुख हुआ। वहां बैठे बच्चे भी अब इस लड़ाई में शामिल हो गए। अम्मा से कोई तेज आवाज में बोले, यह उन्हें कहाँ बर्दाश्त होता था। इतनी आवाजों में सुशीला जी की आवाज कौन सुनने वाला था। थोड़ी देर बाद विक्रम और सुशीला जी सड़क पर बैठे थे। राठी जी ने दोनों को काम से निकाल दिया। कॉलेज के कुछ बच्चे भी उनके पास खड़े थे। अम्मा, तुम परेशान मत हो बेटा, मुझे अपनी नहीं विक्रम की चिंता है। मैं तो अकेली हूँ, उसके काम से उसके पूरे परिवार का पेट पलता है। अम्मा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं वैसे भी तंग आ गया था इसके साथ काम करते करते। पराठे का ही धंधा करेंगे और इधर ही करेंगे। देखते हैं क्या करते हैं यह, और इससे ज्यादा क्या कर दिखाएंगे। एक चूल्हा और टेबल का ही इंतजाम करना है, कर लेंगे कुछ न कुछ जुगाड़। ठीक है बेटा, तुम चाहते भी यही थे कि खुद का काम शुरू करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज रात को कहाँ जाओगी अम्मा? सौरभ ने पूछा। जहाँ मेरे भगवान मुझे ले जाएंगे। अम्मा, आप मेरे साथ चलोगी? हम दोनों मिलकर काम शुरू करेंगे तो आप अकेली कैसे रह सकती हो? विक्रम ने कहा। तो सुशीला जी मजबूर होकर विक्रम के साथ चल दी। कमरे पर पहुंचते ही विक्रम ने कहा, आओ अम्मा, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। बेटा, मेरे लिए तो यह किसी महल से कम नहीं है। अम्मा, बैठने और सोने के लिए यही है जो है। बहुत अच्छा है बेटा, गद्दा इतना बड़ा तो नहीं जिस पर दो लोग सो सके, इसलिए सुशीला जी के बैठने से पहले विक्रम ने गद्दे के नीचे से चटाई निकाली। अम्मा, तुम गद्दे पर सो जाओ, मैं चटाई पर सो जाऊंगा। बेटा, माँ को नींद तभी आती है जब माँ अपने बच्चे को सुकून से सोते देखती है, सुशीला जी ने कहा तो विक्रम उदास हो गया। बेटा, यह मुश्किल का समय भी कट जाएगा। हाँ अम्मा, माँ के दुआओं में बहुत ताकत होती है। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? घर पर क्या रखा है बेटा? सब्जी तो नहीं है अम्मा, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। बेटा, दाल चावल है तो खिचड़ी बनाती हूँ। हाँ अम्मा, यह तो मिल जाएगा। विक्रम ने 2 डब्बे निकालकर अम्मा के सामने रख दिए और नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक चादर थी। अम्मा, यह तुम्हारे लिए। एक ही चादर थी, इसलिए दूसरा लेने गया था। सुशीला जी सोच रही थी, कोई भी तो रिश्ता नहीं है इससे मेरा, फिर भी मेरे लिए कितना कर रहा है। सच यह है, कई बार खून के रिश्तों से बढ़कर प्रेम के रिश्ते बन जाते हैं।
खिचड़ी खाते खाते दोनों बातें करने लगे। अम्मा, मैं खाना खाकर बाहर जाता हूँ और कल के लिए चूल्हे और टेबल का इंतजाम करता हूँ। कल से ही काम शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, मेरा एटीएम कार्ड ले जाना। जितने पैसों की जरूरत हो निकाल लेना। नहीं अम्मा, अभी मेरे पास है, जब जरूरत होगी तो बताऊंगा। वैसे अम्मा, मेरा इंतजार मत करना, सो जाना। हो सकता है मुझे देर हो जाए। और वह कमरे से बाहर निकल गया। करीब 10:30 बजे विक्रम कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक पुराना गद्दा था। अम्मा किसी सोच में डूबी हुई थी। गद्दा जमीन पर पटकते हुए विक्रम ने पूछा, अरे अम्मा, तुम अभी तक सोई नहीं हो? बेटा, कमरे की कड़ी बहुत ऊंची है, इसलिए लगा नहीं पा रही थी, और फिर कमरा खुला छोड़कर कैसे सो जाती? अरे अम्मा, यहाँ कमरे में लेने के लिए है ही क्या? और जो इस सामान को चुरा कर ले जाएगा तो यह सोचकर संतोष कर लूंगा कि उसकी हालत मुझसे भी कमजोर होगी। पुराने कपड़े और कुछ गिने चुने बर्तन ही तो हैं। सुशीला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा यह बताओ, चूल्हे का इंतजाम हो गया क्या? हाँ अम्मा, टेबल और चूल्हा दोनों का जुगाड़ हो गया। अम्मा, मैं सुबह घर से जल्दी निकल जाऊंगा। आप सुबह 10:30 बजे तक यूनिवर्सिटी के पास आ जाना। वहीं से शुरू करेंगे अपना नया धंधा, ठीक राठी जी की दुकान के सामने, जो नीम का पेड़ है उसके नीचे। बेटा, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगी? सुशीला जी ने कहा तो विक्रम बोला, अम्मा, कमरे से निकलकर बाएं जाना, 2-3 दुकानें छोड़ ऑटो खड़ा होगा, उसने कहना यूनिवर्सिटी छोड़ दे। जब ऑटो में पूरी सवारी हो जाएगी तो वह 10 रुपये में आपको कॉलेज के पास छोड़ देगा, और खुले पैसे दाल के डब्बे में रखे हैं, वहां से ले लेना। अच्छा बेटा, अब सो जाओ, कल जल्दी उठना भी है। हाँ अम्मा, कहते हुए विक्रम गद्दे पर लेट गया और 2 मिनट में ही खर्राटे पड़ने लगे। बेखबरी से उसे सोते देख सुशीला जी को अच्छा लगा। वह मन ही मन ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करने लगी कि उसके धंधे में उसे सफलता मिले। अतीत और वर्तमान में खोई हुई सुशीला जी कब सो गई उन्हें पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा कि विक्रम कमरे में नहीं था। नियत समय पर सुशीला जी यूनिवर्सिटी पहुंच गई। नीम के पेड़ के नीचे विक्रम ने अपनी दुकान सजाई और वह काम में व्यस्त था। सुशीला जी को देखकर बोला, अरे आ गई अम्मा आप, बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। पराठे का मसाला तैयार कर दिया है, बच्चे कई बार पूछ कर जा चुके हैं, फिर आते ही होंगे। मैंने उन्हें कह दिया था पहला पराठा तो अम्मा के हाथों से ही बनेगा। राठी जी की दुकान सामने बंद पड़ी थी। सुशीला जी उस ओर देखने लगी। 6 महीने उस दुकान में जो उन्होंने बिताए थे, उन्हें बंद दुकान देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उन्हें देखकर कॉलेज के बच्चे आ गए। सौरभ ने कहा, अम्मा, तुम्हारे पराठे का ही इंतजार हो रहा है, बस अब जल्दी से खिला दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, अभी बनाती हूँ। धीरज कहाँ है? आज तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दे रहा। अम्मा, उसकी बहन को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए नहीं आया। सुशीला जी पराठे बनाने लगी। विक्रम ने नीम के पेड़ पर एक तख्ती लटका दी जिस पर पराठे के दाम लिखे थे। पराठे का दाम राठी जी की दुकान से कम रखा था, और आज विशेष ऑफर भी था, 2 पराठे के साथ तीसरा मुफ्त। विक्रम पराठे बनाने में सुशीला जी की मदद करने लगा। विशेष ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज कुछ ज्यादा ही भीड़ लग गई। अम्मा के हाथ निरंतर चल रहे थे और विक्रम के भी। दोनों ने ही सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन दुकान अच्छी चलती देख दोनों अपनी भूख प्यास भूल चुके थे। 12 बजे के करीब उन्हें थोड़ी राहत मिली। अम्मा, चलो अब तुम बैठो, मैं पराठे बनाता हूँ। थोड़ी देर बाद खाने के लिए फिर से भीड़ लगने लगी। विक्रम ने कहा तो सुशीला जी बैठ गई। वह भी थक गई थी। विक्रम ने पराठे बनाकर उन्हें दिए और फिर दोनों मिलकर पराठे खाने लगे। आज विक्रम ने बिना कुछ खाए रोज के मुकाबले ज्यादा मेहनत की थी, फिर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। सुशीला जी ने मन में सोचा, यही अंतर होता है जब हम किसी की नौकरी करते हैं और जब खुद का काम करते हैं। करीब 1 घंटे बाद विक्रम की दुकान पर फिर से भीड़ जमा हो गई। वहीं राठी जी की दुकान खाली पड़ी थी। इक्के दुक्के लोग वहां चाय और सिगरेट पी रहे थे। तभी राठी जी और विक्रम की नज़र टकराई। इस बार विक्रम की आंखों में खुशी थी। वहीं राठी जी अपनी इस हार से तिल मिला रहे थे। जीतने के लिए उन्होंने पराठे के दाम आधे कर दिए। कुछ लोग इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए भी पहुंचे, लेकिन जिन्होंने अम्मा के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट पराठा खा लिया हो, उन्हें यह कहाँ पसंद आने वाले थे। राठी जी का यह पत्ता भी फेल हो गया।
काम करते करते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। चलो अम्मा, अब घर निकलते हैं। विक्रम अपनी दुकान का सारा सामान समेटने लगा और फिर सुशीला जी को लेकर घर निकल गया। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने सारे रुपए निकालकर गिनने शुरू किए। अम्मा, जानती हो आज कितनी कमाई हुई है? 2,000। अगर 500 का सामान भी हटा दें तो एक दिन की कुल कमाई 1,500 हो गई। सुशीला जी विक्रम की खुशी से बेहद खुश थी और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। अगले दिन अम्मा और विक्रम दुकान पर जाने के लिए साथ निकले। यूनिवर्सिटी पहुंचा तो देखा उनकी टेबल टूटी पड़ी है। दुकान के नाम पर एक टेबल ही तो थी विक्रम के पास। उसे टूटा देखकर उसे लगा जैसे ने किसी ने उसका सपना ही तोड़ दिया हो। आज राठी जी की दुकान जल्दी खुल गई थी और मुस्कुराहट उनके होठों पर थी। विक्रम निराश होकर उन वहीं जमीन पर बैठ गया तो सुशीला जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ बेटा, काम शुरू नहीं करना क्या? अम्मा, तुम देख नहीं रही हो क्या? टेबल टूटी पड़ी है, काम कैसे करेंगे? बेटा, टेबल की टूटी हुई टांग तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन बाकी की बची टांग तो तोड़ ही सकते हैं ना। तोड़ दो इसे, आज पराठे बैठ कर बनाएंगे। विक्रम को अम्मा की यह बात सही लगी और उसने टेबल की बची हुई टांग भी तोड़ दी। अब वह टेबल नहीं, लकड़ी का एक पार्ट था जिस पर उन्होंने सामान रखा और काम में जुट गए ताकि बच्चों के आते ही उन्हें पराठे दे सके। बच्चों को राठी जी की हरकत के बारे में जब पता चला तो इक्के दुक्के लोग जो कल उनकी दुकान पर गए थे उन्होंने भी आज विक्रम की दुकान का ही रुख कर लिया। आज एक बार फिर विक्रम की दुकान पर भीड़ थी और राठी जी मक्खियां मार रहे थे, पर अपने इस हार से वे तिलमिला उठे। उनके अंदर काम करने वाला नौकर आज उनकी दुकान के सामने ही दुकान लगाकर उन्हें चुनौती दे रहा है। अपनी हार उन्हें मंजूर नहीं थी। कहते भी हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। राठी जी अपने अपमान का घूंट पीकर चुप रहने वालों में से नहीं थे। राठी जी के इरादों से अनजान विक्रम अपने काम में लगा था। विक्रम आज ग्राहकों की संख्या बढ़ते देख और ज्यादा खुश था। कोई अपनी सफलता से खुश था तो कोई किसी को आगे बढ़ता देख ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। आज के दिन का काम खत्म करने के बाद विक्रम अपना पूरा सामान लेकर सुशीला जी के साथ घर की ओर निकल गया। आज वह लकड़ी की पाटी भी अपने साथ ले गया। अम्मा, मुझे इस लालची इंसान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कल पता नहीं क्या करेगा। बेटा, यह कुछ भी कर ले लेकिन होगा वही जो ईश्वर चाहेंगे। तुम सो जाओ, बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। जो हमारे हाथ में है बस उस पर ध्यान दो, जो नहीं उसे सोचकर बेकार परेशान होकर क्या फायदा। हाँ अम्मा, तुम सही कह रही हो, विक्रम ने बोल तो दिया लेकिन उसके अंदर का डर अब तक नहीं गया था। पिछले कई सालों से राठी जी के यहाँ काम कर रहा था, इसलिए वह जानता था कि कितना घातक इंसान है वह। लेकिन सुशीला जी की बातों से उसने अपने आप को समझा लिया। जो होगा देखा जाएगा। अभी सोचकर नींद खराब करके क्या फायदा। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के चलते दोनों को जल्दी ही नींद आ गई। अगले दिन भी विक्रम की दुकान पर काफी भीड़ थी और राठे जी की दुकान पर बस कुछ ही लोग सिगरेट और चाय के लिए खड़े थे। तभी एक पुलिस वाला विक्रम की दुकान पर आ धमका। पुलिस वाले ने डंडा जमीन पर मारते हुए कहा, किसकी दुकान है यह? मेरी दुकान है साहब। यह तुम्हारी जमीन है क्या? नहीं सरकार, बस अभी 2 दिन हुए हैं यहाँ धंधा लगाए हुए, विक्रम ने घबराते हुए कहा। तो पुलिस वाला बोला, जहाँ जगह मिली वहीं दुकान लगा दी। अपने बाप का राज समझा है क्या? हटाओ यहाँ से दुकान अभी के अभी, या फिर मैं हटाऊं अपने तरीके से। ऐसा न कहो सरकार, अब यह हमारी रोजी रोटी है। अभी के अभी यह दुकान बंद कर। पुलिस वाले ने विक्रम और सुशीला जी की एक न सुनी और अपने डंडे से उनका पूरा सामान पाठ पर से जमीन पर गिरा दिया और बोला, आज सामान फेंका है, कल फिर से दिखा तो तुझे फेंक दूंगा, समझा? इतना कहकर पुलिस वाला सड़क से दूसरी तरफ राठी जी की दुकान पर जाकर सिगरेट पीने लगा। सारा सामान सड़क पर पड़ा धूल खा रहा था। विक्रम अपनी किस्मत पर रो पड़ा। सुशीला जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, चलो घर चलें। कहकर सुशीला जी सड़क पर गिरे हुए आलू उठाने लगी। उसकी मदद के लिए कॉलेज के कुछ बच्चे भी आ गए। सुशीला जी ने कॉलेज के बच्चों से कहा, बेटा एक टेम्पो का इंतजाम कर दो। लड़कों ने जल्द ही एक टेम्पो की व्यवस्था कर दी। तभी सौरभ बोला, अम्मा अब कल से तुम नहीं आओगी क्या?
तो सुशीला जी कुछ जवाब नहीं दे पाई। तभी सौरभ ने विक्रम से कहा, विक्रम भैया, कुछ मदद चाहिए हो तो संकोच मत करना और अपना पता तो देकर जाओ। विक्रम ने अपना पता बताया और चुपचाप ऑटो में बैठ गया। कमरे पर पहुंच के विक्रम गद्दे पर लेट गया तो सुशीला जी ने पूछा, चाय बनाऊं क्या बेटा? नहीं अम्मा। सुशीला जी ने फिर 2 कप चाय बनाई और 1 कप लेकर चाकर उसे दे दी। नहीं अम्मा, नहीं पी पाऊंगा मैं। आंसुओं के रूप में उसका दर्द बाहर निकल आया। बेटा, हिम्मत मत हारो। इतनी हिम्मत लाऊं कहाँ से अम्मा? सही तो कहते हैं, चोर लुटेरे ईमानदारी से लोग पैसे कहाँ कमाने देते हैं। किसी का क्या जा रहा था अगर हम मेहनत करके कुछ कमा लेते, तो अब यह लोग मेहनत मजदूरी भी नहीं करने देते। बेटा, जरूर इसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा होगा, सुशीला जी ने कहा। तो विक्रम बोला, नहीं अम्मा, उस साले को छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। मैं आता हूँ। कहकर विक्रम बाहर जाने लगा तो सुशीला जी ने कहा, बेटा, कुछ ऐसा मत करना कि जिंदगी भर पछताना पड़े। विक्रम सुशीला जी की बात का कोई जवाब दिए बिना ही कमरे से बाहर निकल गया। रात के 10 बज गए। विक्रम अब तक घर नहीं आया था। सुशीला जी को उसकी चिंता सताए जा रही थी। कई बार कमरे से बाहर निकलकर सड़क पर झांक कर देखती। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। कहाँ जाए, किससे विक्रम के बारे में पूछे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। रात के 12 बज गए थे, लेकिन सुशीला जी की नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। करीब 12:30 बजे विक्रम लड़खड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। सुशीला जी जाग रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसे जताया कि मानो वह सो चुकी है। विक्रम नशे में धुत था। इस वक्त उससे बात करने का कोई फायदा नहीं था और उन्हें जागते देख शायद वह शर्मिंदा हो जाता। सुबह के 10 बजे भी जब विक्रम नहीं उठा तो सुशीला जी ने उसे जगाया। अरे, उठना नहीं है क्या? अम्मा, सर दुख रहा है, उठा नहीं जा रहा। आज काम पर नहीं जाना है क्या? अम्मा, अब क्या खुद मार खाने जाऊं वहां? वह नीच मुझे कभी काम नहीं करने देगा। बेटा, ऐसा कहकर तो तुमने पहले ही हार मान ली। मतलब कि अपने दुश्मन को खुद से ज्यादा ताकतवर समझकर घुटने टेक दिए। तो क्या करें अम्मा? फिर जाऊं वहां अपने सामान का नुकसान करवाने? देखो बेटा, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर क्यों हम उसकी दुकान के सामने ही अपनी दुकान खड़ी करें? इतना बड़ा शहर है, कहीं और अपनी दुकान लगाएंगे। अम्मा, तुम नहीं जानती उसे। जैसे ही उसे पता चलेगा, वह वहां भी अपना धंधा नहीं चलने देगा। विक्रम की बात सुनकर सुशीला जी मन ही मन उदास हो गई और दोनों के लिए चाय बनाने लगी। सुशीला जी चाय बना ही रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। विक्रम सर पकड़कर उठा और दरवाजा खोला। सामने सौरभ और धीरज खड़े थे। तुम दोनों यहाँ? अम्मा, राम राम। बच्चों को देखकर सुशीला जी मुस्कुरा दी। आओ बच्चों, एकदम सही वक्त पर आए हो। चाय बनकर तैयार है। सुशीला जी ने आधा आधा कप चाय सबको दी। अब बताओ कैसे आना हुआ? बस अम्मा, आपके पराठे की याद आ गई और चले आए उस महक को ढूंढते हुए। विक्रम भैया, आप ज्यादा उदास मत हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस समस्या का हल निकालने की। कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी से आज हम बात करेंगे। कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। विक्रम उनके दिलासे पर मुस्कुरा दिया। जब हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा हो तो एक छोटी सी दिलासा भी बहुत मायने रखती है। सौरभ और धीरज चाय पीकर चले गए। उनके जाने के बाद विक्रम थोड़ा उत्साहित सा दिखाई दे रहा था। अम्मा, तुम्हें क्या लगता है, कुछ अच्छा होगा? जरूर अच्छा होगा बेटा, समय जरूर बदलता है। अम्मा, भूख लग रही है, कुछ बना दो ना। मैं घर पर बात करके आता हूँ। बहुत दिनों से बात नहीं की, मन ही अच्छा नहीं था तो क्या बात करता। हाँ बेटा, जाओ, सबको मेरा आशीर्वाद देना। विक्रम मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गया। सुशीला जी खाना बनाने में जुट गई और सोचने लगी कि मन की गति भी कैसी होती है। उदास था तो चाय पीने का भी मन नहीं था और कुछ अच्छा होने की आस जगते ही भूख भी लग गई। भूख प्यास सब हमारी मन की गति पर निर्भर हो जाते हैं। अम्मा का मन भी उन्हें अतीत में ले गया। अब तो मुझे घर छोड़े एक लंबा समय हो गया।
क्या इस बीच रमेश को कभी मेरी याद आई होगी? क्या वह मुझे ढूंढने इलाहाबाद आया होगा? आरव अभी भी मुझे याद करता होगा या भूल गया होगा? कितने सारे सवाल थे सुशीला जी के मन में, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। आज एक बार फिर सुशीला जी की आंखों में नमी तर गई थी। पीछे से विक्रम ने आवाज दी, देखो अम्मा, मैं क्या लाया हूँ। क्या लाया है मेरा बेटा? आरव अपनी अम्मा के लिए। यह आरव कौन है अम्मा? विक्रम ने सुशीला जी की आंखों में आंसू देखे तो बोला, क्या हुआ अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? अरे कहाँ रो रही हूँ बेटा, मैं तो थोड़ी देर पहले प्याज काट रही थी तो शायद इसलिए आंखें गीली हो गई होगी। नहीं अम्मा, तुम्हें बताना होगा, हमेशा टाल जाती हो। कौन है यह आरव जिसके नाम से मुझे पुकारा था? मेरा पोता है, बहुत प्यारा। अम्मा, तुम्हारा घर परिवार है तो तुम यहाँ क्यों हो? बेटा, अगर सारे सवालों के जवाब होते तो मैं यहाँ थोड़ी होती। मैं तो अब एक सूखे पत्ते की तरह हूँ, जहाँ हवा मुझे बहा ले जा रही है, बहती जा रही हूँ, जैसी प्रभु की इच्छा। चल, अब तू खाना खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ अम्मा, तुम खाना लगाओ, मैं अभी हाथ धोकर आया। खाना खाते खाते सुशीला जी ने पूछा, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है अम्मा, बस पैसों की वजह से बच्चों की पढ़ाई ना रुके। जल्दी कुछ हो जाए तो ठीक है। हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर। दोनों बातें कर ही रहे थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। विक्रम ने दरवाजा खोला तो फिर से वही सौरभ और धीरज खड़े थे और उनके साथ एक लड़का और खड़ा था। गले में उसके मफलर डला था और चेहरे पर काला चश्मा। यह है हमारे छात्र युवा संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी। सौरभ ने कमरे के अंदर कदम रखते हुए कहा। तभी विश्वनाथ तिवारी बोला, अम्मा मुझे पहचाना? उस दिन आपने मुझे सिगरेट पीने के लिए टोका था और मेरे पास खुले पैसे ही नहीं थे, तो भी पराठा खिलाकर तुमने कहा था कि बाद में दे देना। सुशीला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ याद है बेटा। तो पहले तो अम्मा यह लो रुपए, उधारी खत्म करूं। बेटा चाय बनाऊं क्या? नहीं अम्मा, अब तो बस तुम्हारे हाथ के मूली के पराठे खाने हैं, वह भी कॉलेज के सामने। देखते हैं कोई माइका लाल तुम्हारी दुकान हटाता है क्या? लेकिन बेटा वह पुलिस वाला। अरे टेंशन क्यों लेती हो अम्मा, मेरे जीजाजी थाना इंचार्ज हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें कुछ कहने की। तुम कल से अपनी दुकान वहां लगाना शुरू करो, कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। मेरा नंबर नोट कर लो। तो विक्रम ने उसका नंबर ले लिया। चलो अम्मा, अब मैं चलता हूँ, विश्वनाथ तिवारी ने कहा। तो सौरभ और धीरज भी उसके साथ चल दिए। उनके जाने के बाद विक्रम खुशी से झूम उठा। अम्मा चलो तुम तैयार हो जाओ, आज ही शिव शंकर भगवान के दर्शन करके आते हैं। रात तक आ जाएंगे और कल धंधे की नई शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, कहकर सुशीला जी जल्दी से तैयार हुई और कुछ देर बाद दोनों मंदिर के लिए निकल पड़े। वापस आते आते उन्हें रात के 11 बज गए। जल्दी से आकर सो गए क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। सुबह 8 बजे जब सुशीला जी की आंख खुली तो विक्रम बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। अम्मा मैं निकल रहा हूँ, तुम 1 घंटे बाद आ जाना। तुम्हारे लिए चाय बनाकर रख दी है और पैसे चावल के डिब्बे में रखे हैं, याद है ना? हाँ बेटा याद है। तुम आधा घंटा रुको तो साथ चलते हैं। नहीं अम्मा, अभी सब्जी मंडी से धनिया आलू मिर्ची सब लेना है, तो मुझे टाइम लगेगा। तुम 9:30 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। ठीक है बेटा। विक्रम कमरे से बाहर निकल गया तो सुशीला जी भी जल्दी से तैयार होकर यूनिवर्सिटी पहुंच गई। दोनों ने मिलकर अपनी दुकान सजाई। सुशीला जी के पहुंचने से पहले ही विक्रम ने आलू उबाल के रख दिए थे। सुशीला जी को देखते ही बच्चों की भीड़ लग गई। राठी जी आज दुकान पर नहीं थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि विक्रम फिर से दुकान लगाने का साहस करेगा, पर शायद उनके नौकर ने उन्हें सारी खबर फोन पर दे दी थी। कुछ ही देर में राठी जी दुकान पर आ खड़े हुए और सामने का नजारा देखकर उनके चेहरे पर जो भाव आ रहे थे उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अपने नौकर को तेजी से डांटते हुए बोले, कितनी गंदगी है, कितनी ही सफाई रखूं, गंदगी फिर भी आ ही जाती है। विक्रम समझ रहा था कि जोर जोर से किसे बातें सुनाई जा रही है, लेकिन वह अपने धंधे में इतना व्यस्त था कि जवाब देना उसे ठीक नहीं लगा। राठी जी और तिलमिला उठे। उन्होंने किसी को फोन घुमाया। इधर इन सब से अनजान अम्मा और विक्रम बच्चों को उनके पसंद के पराठे खिला रहे थे
तभी विक्रम की नज़र सामने आते हुए उसी पुलिस वाले पर पड़ी जिसने उसका सारा सामान पहले गिराया था। उसे अपनी ही दुकान की ओर आते देख उसके हाथ पांव फूलने लगे। विक्रम ने धीरे से कहा, अम्मा स्टॉल बंद कर दो। सुशीला जी ने उसकी कपकपाती आवाज सुनी तो ऊपर सर उठाकर देखा। सामने से पुलिस वाला पूरे ताव में अपना डंडा हिलाते हुए चल रहा था। तेरे को प्यार से समझाया यहाँ दुकान नहीं लगाना तो तुझे समझ नहीं आया क्या? किसी ने सच ही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। साहब, वह तो मैं, साले, अब मेरे सामने जुबान भी चलाएगा? पुलिस वाला विक्रम पर हाथ उठाने ही वाला था तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पे हाथ रखा। कौन है बे? कहते हुए पुलिस वाले ने पीछे मुड़कर देखा। अरे विश्वनाथ जी, आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ, बाहर की गंदगी साफ करने गया था। अब वापस आ गया हूँ यहाँ की सफाई करने। और एक बात याद रखना, यह हमारा आदमी है। आज के बाद इसे कुछ कहने से पहले मुझसे बात करना। तो पुलिस वाला हाथ जोड़ते हुए वहां से चुपचाप निकल गया। विश्वनाथ जी ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आराम से काम करो। कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूँ। खैर, अभी तो तुम यहाँ अपना काम चालू रखो। सुशीला जी ने विश्वनाथ जी को धन्यवाद दिया। राठी जी विक्रम की खुशी देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। उन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन विश्वनाथ जी के इस मामले में घुसने के बाद उन्हें पता था कि अब वह कुछ नहीं कर पाएंगे, वरना उनको दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। विक्रम की खुशी बर्दाश्त नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी दुकान आज जल्दी बंद कर दी और वहां से निकल गए। शाम को घर आने के बाद विक्रम ने सुशीला जी से कहा, अम्मा मैं सोच रहा हूँ चाय का बिजनेस भी शुरू कर दूँ। राठी जी की दुकान भी बंद करवा देता हूँ। बहुत परेशान किया है इसने मुझे। अब इसकी बारी है। नहीं बेटा, तुम भी उसके साथ वैसा ही करोगे तो फर्क ही क्या रह जाएगा उसमें और तुम में। तुम गलत नहीं थे तो देखो, मुश्किलों के बाद भी तुम्हारा काम शुरू हुआ। अब यह सोचो कि अपने काम को बढ़ाना कैसे है। दूसरे का काम बंद करने की मत सोचो। राठी जी कैसे भी हों, पर उस दुकान में हमने कई दिनों तक सहारा लिया है। मैं उस दुकान को बंद होते नहीं देखना चाहती। हाँ अम्मा, तो तुम सही कह रही हो। खाना खाकर विक्रम और सुशीला जी दोनों सो गए। अब हर रोज विक्रम की दुकान पर भीड़ जमी रहती। उसके चेहरे पर चमक आ गई। धीरे धीरे उसने खुद का मकान बनवा लिया और अपने परिवार को शहर बुला लिया। सुशीला जी को मानो पूरा परिवार ही मिल गया। सभी के दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। अब विक्रम ने अपनी दुकान पर और बंदे भी रख लिए। सुशीला जी ने सबको सब कुछ दिया। देखते देखते 4 साल बीत गए। सुशीला जी 5वीं तक पढ़ी थी। अब उनके हर दिन की शुरुआत अखबार पढ़कर ही होती थी। आज भी रोज की तरह सुशीला जी सुबह चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रही थी। एक खबर ने अचानक उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस खबर को पढ़कर सुशीला जी की अखबार टेबल पर रख दिया और तभी विक्रम चाय का कप लेकर सुशीला जी के कमरे में आया। उन्हें गहरी सोच में डूबे हुए देखकर बोला, क्या हुआ अम्मा, आज पेपर नहीं पढ़ रही हो? बेटा, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है ना, उससे भी कई तेजी से यह रिश्ते बदल रहे हैं। आज एक 70 साल की बुढ़िया को कोई इलाहाबाद के स्टेशन पर छोड़ गया है। इस खबर में सुशीला जी को अपना अतीत दिखाई दे रहा था। वह उस औरत के लिए बेचैन हो उठी। क्या करेगी, कहाँ जाएगी वह? किस्मत अच्छी होगी तो कोई वृद्ध आश्रम वाले ले जाएंगे, वरना कुछ दिनों में उसकी मौत की खबर इसी पेपर में छपेगी। सुशीला जी ने मन ही मन में कुछ ठान लिया था। विक्रम, हाँ अम्मा, देखो पिछले 4 सालों से मैं काम कर रही हूँ। मैंने तुमसे कभी पैसे का हिसाब किताब नहीं लिया। मैं जानना चाहती हूँ मेरे पास कितने पैसे हैं। अरे अम्मा, तुम्हें जितने चाहिए ले लो ना। हिसाब किताब किस लिए? तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं यह सवाल अम्मा बनकर नहीं, तुम्हारे धंधे में तुम्हारे सहयोगी के तौर पे पूछ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ मुझे मेरे पैसे मेरे मन से खर्च करने में तुम टोकोगे नहीं। आज सुशीला जी का मूड विक्रम समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा, अम्मा, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले सकती हैं। ठीक है बेटा, मैं बता दूंगी तुम्हें कि कितने पैसों की मुझे ज़रूरत है। अभी मुझे कहीं जाना है, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। अम्मा मोबाइल रख लेना, तुम अक्सर भूल जाती हो। और वैसे अम्मा, तुम्हारा सगा बेटा तो नहीं हूँ, पर कहाँ जा रही हो बता दोगी तो थोड़ी चिंता कम हो जाएगी। बेटा,
मैंने कभी तुझे पराया नहीं समझा और निश्चित जगह होती तो बता देती। मैं उस औरत की तलाश में जा रही हूँ। ठीक है अम्मा, जाओ। मैं सौरभ को बुला लेता हूँ, वह तुम्हारे साथ जाएगा। ठीक है बेटा, कहकर सुशीला जी अपने कमरे से निकल गई और वह अखबार लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और उस महिला के बारे में जांच पड़ताल करने लगी। कोई रिश्तेदार है यह आपकी? हाँ, मेरी बहन है। तो ऐसे कैसे छोड़ दिया उसे रेलवे स्टेशन पर? खबर तो आज आई है। एक दिन तो बेचारी ने स्टेशन पर ही रात गुजार दी। सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। बिना कुछ खाए पिए तबीयत खराब हो गई है उनकी। पुलिस वाले की बात सुनकर सुशीला जी ने कहा, ठीक है, धन्यवाद जी, अब मैं चलती हूँ। आप अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। उसके ठीक होने पर क्या मैं उसे अस्पताल से ले जा सकती हूँ? हाँ, आपकी बहन के दस्तखत चाहिए पेपर पर कि वह अपनी मर्जी से आपके साथ जा रही है। ठीक है, बोलकर सुशीला जी सौरभ के साथ सरकारी अस्पताल पहुंची। अस्पताल में काफी मशक्कत करनी पड़ी उन्हें अपनी इस नई बहन को खोजने में। वह वृद्ध महिला आंखें बंद किए जमीन पर पड़ी थी और उसके हाथ में सुई के जरिए ग्लूकोज पहुंचाया जा रहा था। अस्पताल के कर्मचारी से सुशीला जी ने पूछा, इसे जमीन पर क्यों लिटाया है? बिस्तर क्यों नहीं दिया? अरे शुक्र मनाओ कि इसका इलाज हो रहा है। बिस्तर एक भी खाली नहीं था। घर वालों ने तो इससे अपना पीछा छुड़ा लिया। हम इलाज तो कर रहे हैं। यह कहते हुए कर्मचारी बेपरवाही से वहां से निकल गया। सुशीला जी कुछ सेकंड सन्न रह गई। तभी उन्हें सामने से एक डॉक्टर आता दिखाई दिया। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? क्या इन्हें घर ले जाया जा सकता है? तो डॉक्टर ने कहा, इन्हें बहुत कमजोरी है, अभी ठीक होने के बाद ले जा सकते हो। तो सुशीला जी ने सौरभ को कुछ पैसे देकर बाहर से अनार का जूस लाने के लिए कहा। डॉक्टर साहब, लेकिन यह कुछ बोल क्यों नहीं रही? इनको नींद की दवा दी है, जागने पर बस रोती रहती है, रात में भी जागती रहती है। 1 घंटे में उठ जाएगी, दवा का असर खत्म हो जाएगा। सुशीला जी से बेहतर भला कौन जानता है कि परिवार द्वारा ठुकराए जाने पर नींद कहाँ गुम हो जाती है। वह जमीन पर बैठकर उस वृद्धा का हाथ अपने हाथ में लिए सहलाने लगी। धीरे धीरे उस वृद्धा ने अपनी आंखें खोली। सुशीला जी और सौरभ दोनों ही उसके लिए अजनबी चेहरे थे। तुम मुझे अपनी बहन ही समझो। सौरभ, अनार का रस गिलास में डाल दो बेटा, सुशीला जी ने सौरभ को कहा। वह वृद्धा अभी भी हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। ज्यादा सोचो मत, पहले यह रस पी लो, बहुत कमजोर हो गई हो, डॉक्टर साहब ने बोला। देखो बहन, आज तुम जिस स्थिति में हो, 4 साल पहले वही स्थिति में मैं भी भोग चुकी हूँ। तुम्हारा दर्द बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ। जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है। मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर अब लगता है जो होता है उसके लिए अच्छा ही होता है। मेरे बेटे ने मुझे छोड़ा ना होता तो खुद कमाकर खाने में जो सुकून मिलता है उसे समझ नहीं पाती। हमेशा उनकी दया पर जीती और उनके लिए एक बोझ बनी रहती। उसी स्वाभिमान से मैं तुम्हें भी जीते हुए देखना चाहती हूँ। खुद को बोझ और बेसहारा मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह वृद्धा रोते हुए बोली, पर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अपने लिए जियो, जीवन ऐसे जियो कि जब तक जिंदा हो शान से जियो, किसी का मोहताज और बेसहारा बनकर नहीं। इस उम्र में मैं क्या कर पाऊंगी? बहुत कुछ कर पाओगी, पर पहले अपनी तबीयत संभालो, बहुत कमजोर हो गई हो। अपनी इस बहन के साथ रहना पसंद करोगी? सुशीला जी ने कहा। तो वृद्धा बोली, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मैं तुम्हारी नहीं अपनी मदद कर रही हूँ, क्योंकि तुम में मैं खुद को देखती हूँ। लो अम्मा, यह फल कटवा के लाया हूँ, सौरभ ने कहा। तो सुशीला जी ने फलों से भरी प्लेट को उस वृद्धा के पास रख दी और उन्हें घर जाने के लिए डॉक्टर से बात करने चली गई। तो डॉक्टर ने कहा, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं, लेकिन खाने पीने का खास ध्यान रखना होगा। कुछ दवाइयाँ हैं, उन्हें समय पर खिलाइए। सुशीला जी ने अस्पताल की सभी फॉर्मेलिटी पूरी की और फिर उसे वहां से लेकर पुलिस स्टेशन गई और वहां उस वृद्धा को पुलिस के लिए उस कागज पर दस्तखत करने को दिया। मुझे लिखना नहीं आता, ठीक है, अंगूठा लगा दो। फिर सुशीला जी उसे लेकर घर की ओर निकल गई। घर पहुंचकर सुशीला जी ने घर का दरवाजा खटखटाया।
विक्रम ने दरवाजा खोला। सुशीला जी के साथ उस वृद्धा को देखकर वह कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। तभी सुशीला जी ने कहा, यह मेरा बेटा है विक्रम, और तुम अब मेरी बहन हो। आवाजें सुनकर भी विक्रम की पत्नी कमरे से बाहर नहीं निकली। सुशीला जी उसे अपने कमरे में ले गई और बिस्तर पर लिटा दिया। फिर अपने कमरे से निकलकर सुशीला जी विक्रम के कमरे की ओर जा ही रही थी कि तभी उन्हें बहू की तेज आवाज सुनाई दी। यह घर है या धर्मशाला जो हर किसी को यहाँ पर लाकर पटक देते हो? मैंने पहले तुम्हारी माँ की सेवा की, फिर तुम्हारे धंधे के कारण अम्मा का ध्यान रखती हूँ। अब वह किसी और को यहाँ ले आई, न जान न पहचान, कल किसी और को उठा ले आएगी। देखो, मुझसे अब यह सब नहीं हो पाएगा। घर को घर ही रहने दो, और अम्मा से कुछ नहीं कह सकते हो तो मुझे गांव भेज दो। दिन रात सबकी दमारदारी नहीं कर सकती मैं। बहू की बात सुनकर सुशीला जी ने अपने कदम पीछे खींच लिए और खुद ही रसोई में चाय बनाने चली गई। 2 कप चाय लेकर पहले विक्रम के कमरे में गई। लो बहू, आज मेरे हाथ की चाय पियो। अम्मा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, अपनी बहन के लिए चाय बना रही थी तो सोचा तुम लोगों के लिए भी बना दूं। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि एक अलग घर ले लूं। अब मेरी बहन भी आ गई है। विक्रम समझ गया था कि अम्मा ने उनकी बातें सुन ली है। लेकिन अम्मा, विक्रम कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी ने उसे कौनी मारी। तो सुशीला जी बोली, बेटा, आज मैं उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ वहाँ बस अब मेरी एक ही इच्छा बची है कि किसी को भी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाते ना देख पाऊँ। उस बुरे वक्त में जैसे तुमने मेरी मदद की, मैं भी किसी की मदद करना चाहती हूँ। अम्मा, मैंने तुम्हारी मदद नहीं, तुमने मेरी मदद की है। मैंने तुमसे कभी पगार नहीं मांगी। तुमने और बहू ने मुझे माँ का पूरा सम्मान दिया, लेकिन अब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है बेटा, ताकि एक घर किराए पर ले सकूं और अपनी बहन को लेकर वहाँ चली जाऊं। सुशीला जी ने कहा तो विक्रम उदास होते हुए बोला, ठीक है अम्मा, मैं कोशिश करता हूँ, जल्दी से जल्दी कोई मकान ढूंढ लूँ। सुशीला जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कमरे से निकल गई। फिर रसोई में जाकर अपनी बहन के लिए चाय ली और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। 1-2 दिन में विक्रम ने सुशीला जी के लिए एक नए मकान देख लिया और वहां अपनी बहन के साथ वह वहां रहने चली गई। जब विक्रम उन्हें किराए के घर में छोड़कर वापस जाने लगा तो उसकी आंखें भर आई। उसने सुशीला जी के पैर छुए और कहा, अम्मा, माफ कर देना। मुझे कभी कभी मजबूरी में घर की शांति के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। मैंने घर का किराया दे दिया है और आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख डाल दिए हैं। अब हर महीने आपके खाते में पैसे डालता रहूंगा। बेटा, अपने दिल पर कोई बोझ बिल्कुल मत रखना कि तुमने कुछ गलत किया है। बहू गलत नहीं है, उसका कहना ठीक है। अब मुझे घर की नहीं, वाकई एक सराय की आवश्यकता है जहाँ लोग अपनी जीवन संध्या में आश्रय पा सके। अब मेरा यही उद्देश्य है। बहू और बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना और जब समय मिले तो बच्चों को मुझसे मिलाते रहना। विक्रम चला गया। सुशीला जी जिस बूढ़ी औरत को अपने साथ लाई थी उसका नाम मनसा था। अच्छा खाने पीने से उनकी कमजोरी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सुशीला जी से मिलकर उसे एक बात का संतोष हुआ कि वह अकेली नहीं है जिसके साथ उनके बच्चों ने ऐसा किया। पहले उसे लगता था कि उसकी परवरिश में कोई खोट है, लेकिन अब लगता है समय बदल रहा है और इंसान पुरानी आउटडेटेड चीज़ों को अपने घर में नहीं रखना चाहता। वैसे ही एक दिन उसके माँ बाप भी उनके लिए पुराने हो जाते हैं। अब सुशीला जी ने अपना अलग से धंधा शुरू किया। मनसा जी को अचार बहुत अच्छा बनाना आता था, इसलिए उनसे अचार बनवा लेती और खुद पराठे बना लेती। जैसे बच्चों के बीच सुशीला जी के पराठे फेमस थे, वैसे ही जल्द ही मनसा जी का अचार भी फेमस हो गया। तो सुशीला जी अचार के छोटे छोटे पैकेट बनाकर दुकान पर रखने लगी। अब उन्हें लगने लगा था कि हर औरत में कोई न कोई गुण ऐसा होता है कि वह अपनी रोटी का इंतजाम खुद कर सकती है। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन जब वह पराठा बना रही थी तभी किसी ने उन्हें अम्मा कहकर पुकारा। तो सुशीला जी ने पराठे बनाते हुए पूछा, क्या चाहिए बेटा?
एक कहानी चाहिए अम्मा। यह सुनकर सुशीला जी ने नजर उठाकर देखा तो सामने उनका पोता आरव खड़ा था, लेकिन उसे पहचानने में सुशीला जी को कुछ सेकंड का समय लग गया था। इन 5 सालों में आरव काफी लंबा हो गया था। चेहरे पर हल्की मूछें भी आ गई थी। आरव बेटा, सुशीला जी ने कहा तो आरव बोला, हाँ अम्मा। तुम क्यों चली गई हमें छोड़कर? पिताजी जब इलाहाबाद से वापस आए, तुम्हें उनके साथ न देखकर मैं बहुत रोया था। मैंने पूछा तो पिताजी ने कहा कि पता नहीं अम्मा कहाँ चली गई। सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है? पापा, अम्मा गुम कैसे हो सकती है? आप फिर से ढूंढने जाओ। मैंने पापा को बहुत कहा, लेकिन पापा कहीं भी नहीं गए। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कि मैं अपनी अम्मा को जरूर ढूंढूंगा और अपने माँ बाप को सबक सिखाऊंगा। इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। आज दिन भर भटकने के बाद किसी ने बताया, अम्मा के हाथ के पराठे खाकर देखो, मज़ा आ जाएगा। बस फिर यहाँ चला आया और मुझे आज मेरी अम्मा मिल ही गई। सुशीला जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आरव को अपने गले से लगा लिया। उसका माथा बार बार चूमती रही। सुशीला जी ने उसे प्यार से अपने पास बिठाया और अपने हाथों से उसे पराठा खिलाने लगी। अम्मा, अब मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा और आपके बेटे बहू को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो लोग देखते रह जाएंगे। नहीं बेटा, तेरे पिता ने जो भी किया वो अच्छा ही किया। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा बेटा मुझे मेले में छोड़कर नहीं जाता तो मैं अपनी पहचान कभी नहीं बना पाती और जिंदगी भर बेटे बहू पर बोझ बनकर रह जाती। इसलिए तुम्हें अपने माँ बाप को सबक सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। तुम उनके बुढ़ापे के सहारा बनना और हो सके तो समय निकाल कर मुझसे मिलने आते रहना। यह देखो, अब मैं तुम्हारी मनसा अम्मा जी के साथ यहाँ आराम से रह रही हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ बेटा। तो आरव मायूस होकर बोला, आप कितनी अच्छी हो अम्मा। माँ पापा ने आपके साथ कितना बुरा किया, लेकिन आप फिर भी उनके भले के बारे में सोच रही हो। हाँ बेटा, क्योंकि अब मैं बहुत खुश हूँ और दूसरों को परेशान नहीं देखना चाहती। इसलिए अब तुम भी मेरी चिंता करना छोड़ दो बेटा और रोज़ मेरे हाथ से बने पराठे खाने के लिए आ जाना। ठीक है अम्मा, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा। इतना कहकर आरव वहाँ से चला गया तो सुशीला जी की आंखें नम हो आई। वह खुश तो बहुत थी, लेकिन अपने पोते को देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तभी उनकी बड़ी बहन मनसा जी ने कहा, अरे, मुझे कमज़ोर बताने वाली आज खुद रो रही है। नहीं बहन, वह तो पोते को बहुत सालों बाद देखा ना, तो आंखें भर आई। चलो हम अपना काम करते हैं। कहते हुए सुशीला जी ने अपने आंसू पोंछे और फिर से मनसा जी के साथ पराठे बनाने में लग गई। अब सुशीला जी और मनसा जी दोनों बहनें खुशी खुशी साथ में रहने लगी। तो दोस्तों, आज के समय में माता पिता बच्चों को बोझ लगने लगे हैं। शायद बच्चों को यह याद नहीं रहता कि एक समय में माता पिता ने भी उनके लिए अपना कीमती समय दिया है। तो अगर बुढ़ापे में बच्चों से माता पिता समय, प्यार और सम्मान पाना चाहते हैं तो कहाँ गलत हैं। वो अपने बच्चों से प्यार और सम्मान पाने के हकदार हैं, ना कि रेलवे स्टेशन और वृद्धाश्रम। जरूरी नहीं कि हर कोई सुशीला जी की तरह अपनी राह बना ले। अत्यधिक वृद्ध तो अस्पतालों और वृद्धाश्रमों में दम तोड़ देते हैं। तो आज के समय में युवा पीढ़ी को समझदार और मर्मस्पर्शी होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने विचार व्यक्त करें। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल गोरी की आवाज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।